नमस्कार। मेक आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्विक रिवीजन सीरीज का 12वां लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको हिमालय के बारे में बता चुका था। मैं ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसके बारे में हम बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया था, जो पूर्वी हिमालय, उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में जो हिमालय में कुछ चीज़ें छूट गई थी, मतलब जो चीज़ें बची हुई थी, हम उनको कवर करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं पिछले लेक्चर की थोड़ी सी बात करूं तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको हिमालय से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ थी, उनके बारे में बताया था। लाइक सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है, कि ट्रांस हिमालय कहाँ पे है, सबसे पहले पड़ता है जो ट्रांस हिमालय में काकोरम, के बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर, ये 3 श्रेणियों के बारे में बताया था। उसके बाद में हमने बृहद हिमालय के बारे में बात की थी। बृहद हिमालय में मैंने आपको क्या बताया था कि ये कब बना था, ये ओल्ग्यूसिन काल में बना था। उसके बाद में हमने मध्य हिमालय की बात की थी। तो मध्य हिमालय कब बना था, ये बना था OMP, यानी कि M मतलब मायोसिन काल में बना था। उसके बाद में हम बात करें शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक कब बना था, प्लायोसिन काल में बना था। तो इतनी बात हम कर चुके थे। उसके बाद में हमने यहाँ की जो इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ थी उनके बारे में डिस्कस किया था। मैंने K2 बताया था, कहाँ पे है, काकोरम रेंज में। उसके बाद हम बात करें जो बृहद हिमालय में, जैसे जो मैंने बताया था कि जो कहाँ से नंगा पर्वत से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, नंगा पर्वत से शुरू होकर के नामचा बरवा तक। नामचा बरवा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश पे। इस पे हम बात पिछले लेक्चर में कर चुके थे। उसके बाद की हम बात करें तो उसके बाद में मैं आपको ये बता चुका था कि जो मध्य हिमालय वो पीर पंजाल से शुरू होकर के अबोर मिश्मी राफला तक जाता है। इस पे भी हम बात कर चुके थे। उसके बाद में हमने जो पूर्वी हिमालय की जो इंपॉर्टेंट चोटियां थी उनके बारे में डिस्कस किया था। हमने पटकाई बूम डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। उसके बाद में नागा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सरामती है, हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था। उसके बाद में मणिपुर पड़ता है। उसके बाद में मिजोरम में जो मीजो पहाड़ी, जिसको लुसाई पहाड़ी भी बोलते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। और यहाँ पे कौन सी माउंटेन है, यहाँ पे थी ब्लू माउंटेन। इतना हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज इसका जो और उसके बाद में हमने शिवालिक में दून भी डिस्कस किया था, द्वार भी डिस्कस किया था। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। उसके बाद में बात करें तो, और इसके आगे अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें हम ये देख सकते हैं जी, हिमालय में जैसे मैं बात करूं कि अगर हिमालय जैसे जो ट्रांस हिमालय है, और उसके बाद में मैंने उसका आपको प्रादेशिक विभाजन भी बताया था कि ट्रांस हिमालय और जो बृहद हिमालय इसको कौन सी एक दरार अलग करती, क्योंकि जो हिमालय आपको पता है वलित पर्वत है, संरचनात्मक उसमें घाटियां भी पाई जाती हैं। तो क्या है कि इनके बीच में जो दरार, उनको क्या कौन सी चीज अलग करती है, इस पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसको हम बोलते हैं ITSZ, मतलब इंडो सांगपो सूचर जोन। क्या बोलते हैं, इंडो सांगपो सूचर जोन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। उसके बाद में बृहद और मध्य को कौन सा अलग करता है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद में बात करें और मध्य और लघु को कौन अलग करता है, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप एक चीज और समझ सकते हैं कि जो हिमालय है, मैंने बताया था हिमालय कैसा है, हिमालय एक नवीनतम बलित पर्वत है। ये मैंने आपको बताया था। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसकी संरचनात्मक संरचना को समझें तो एक चीज मैं उसमें आपको बताना चाहूंगा कि हिमालय में जो, अगर मैं भूकंप की बात करूं तो भारत में आपको पता है कि भारत मानक ब्यूरो के अनुसार भारत में जो भूकंप क्षेत्र हैं वो कितने हैं, पहले 5 थे, अब 4 हैं। कितने हैं, 4, जिनको हम जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2 में बांट सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोन 5 जो होता है वो सर्वाधिक भूकंप के लिए क्या बोलते हैं, जहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं वहां उसको क्या बोलते हैं, जोन 5 बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अभी अगर लेटेस्ट की बात करें तो भारत में कितने भूकंप जोन है, 4 हैं। ध्यान रखिएगा, जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2। तो जो जोन 5 होता है उसमें सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो इसका कुछ पार्ट है, ये सारा किस में आता है, ये जोन 5 में आता है। उसके बाद में जो जोन
5 के बाद जो जोन 4 है उसमें जोन 5 से कम भूकंप आते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जो ये नीचे वाला पेनिसुलर है वो जोन 3 या जोन 2 में आता है, जहाँ पे सबसे कम भूकंप आते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें देखिए कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा भूकंप आता है या कौन सा ज़्यादा भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि हिमालय कैसा है, नवीनतम बलित पर्वत है, यानी कि अभी ये अपनी युवावस्था में है। कैसा है ये अभी अपनी युवावस्था में, तो युवावस्था में तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ अगर युवा होती है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कंपन होते हैं तो उससे क्या होता है, भूकंप आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और एक बात आपको बता दें कि यहीं पे जो ये वाला जोन है यहाँ पे क्या भूस्खलन भी ज़्यादा होता है, क्या होता है, भूस्खलन भी होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो मैंने आपको उत्तराखंड में एक इंपॉर्टेंट चोटी के बारे में बताया था, नाग टिप्पा, वो भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैंने क्या बोलता हूँ, उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी सबसे ऊंची, नंदा देवी, उसके बारे में बताया था, एवरेस्ट के बारे में भी बताया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ये जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में मैंने आपको बताया था ना, जो पीर पंजाल से शुरू होता है, पीर पंजाल से शुरू होता है, पीर पंजाल से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, अबोर मिस्पी डाकलाई, मैंने बात करी थी, आपको याद होगा, शायद आपको याद होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे छोटे छोटे क्या बोलते हैं, मर्ग पाए जाते हैं, मर्ग मतलब घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग का, आपने नाम सुना होगा, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगर हिमालय के बारे में बात करें तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, आप उनके आज हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मान लीजिए जो हिमालय की नदियाँ हैं, इससे पहले आप देखेंगे जब मैंने क्विक रिविजन सीरीज शुरू करी थी तो उसमें मैंने जो उसका जो दूसरा लेक्चर था उस पर मैंने आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताया था। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कैसी हैं, वो पुरातन हो चुकी हैं, यानी कि इनमें क्या है कि इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं कि जो जल है उतना ज़्यादा नहीं, और जो इसके बाद में जो हिमालय की नदियां हैं, ध्यान रखिएगा, जो हिमालय की नदियां हैं ये क्या बोलती है, 12 मासी है, मतलब इसमें 12 माह जल रहता है, जबकि प्रायद्वीप में ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहीं पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हिमालय की नदियां आप देखेंगे जनरली वो कहाँ से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री बताया था। इसके बाद में मैंने अगर मैं इधर बात करूँ कि जो मैंने आपको मानसरोवर झील बताई थी तो उसके ऊपर बताया था, सिंधु बताई थी ना, कहाँ से निकलती है, बोखरचू से निकलती है, चीज़ मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि राकसताल से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, ये चीज़ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हिमालय से नदियां निकलती है वो 12 मासी हैं, और ये ग्लेशियर से निकलती, कहाँ से निकलती, जनरली ग्लेशियर से निकलती। देखिए ध्यान रखिए, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने पूछा था कि जो हिमालय की नदियां हैं वो 12 मासी हैं, और ये अपना सर्वाधिक जो जल है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करती है, ये क्वेश्चन आया था। लेकिन आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि नदियां तो 12 मासी हैं, बट अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें उससे वर्षा तो ये प्राप्त करती है, बट ज्यादातर इनका जो जल है वो ग्लेशियर से आता है। कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है। तो देखिए आप लिंक के समझिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, आप बात समझ पा रहे हैं मेरी। जैसे भूकंप, जैसे मान लीजिए मैंने आपको हिमालय पढ़ाया, तो हिमालय के बारे में आपको पता कि नवीनतम बलित पर्वत है। उसके बाद में मैंने एक चीज बताई कि यहाँ से क्या जो नदियां निकलती ग्लेशियर से निकलती हैं, आप बात समझ पा रहे हैं। तो ग्लेशियर से निकलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें पानी होगा। उसके बाद में बात करूँ तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक बार पीसीएस 2021 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने पूछा जाए ये तीस्ता नदी है क्या भारत, वो क्या गंगा की क्या पहले सहायक नदी थी। तो ऑब्वियस एक बात बताइए, मैंने आपको जब पिछली बार शिवालिक पढ़ाया था उसमें मैंने दून और द्वार पढ़ाया था, तो एक बात बताइए कि अगर कोई नदी ग्लेशियर निकल रही है, अगर उसके सामने कोई पहाड़ या पर्वत आएगा तो नदी तो अपना रास्ता बना ही लेगी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हर बार आपको फैक्ट याद होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको, भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई नदी है मान लीजिए, तो आपने देखा कि जो नदियां हैं वो अपना मार्ग बदलने के लिए वो अपना मार्ग बदलती रहती हैं, आप बात समझ पा रहे हैं। तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है या इस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो चीज आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में मैंने आपको हिमालय में जो चीजें जितनी इंपॉर्टेंट थी, मैंने जो मुझे मतलब मैप से समझ में आई, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करूं तो मैंने आपको सूचर जोन बताया, उसके बाद में मैंने आपको MCT बताया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बताया, उसके बाद में MBF बताया, मेन बाउंड्री फॉल्ट बताया,
आप बात समझ पा रहे हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, मैं इसका प्रादेशिक विभाजन भी आपको इसलिए पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। आइए अगर हम इसके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को भी देख लें जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तभी आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ कहाँ पे चीजें जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कितना इफेक्टिव है। जैसे मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है। तो देखिए नंदा देवी कहाँ मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में। कामेत कहाँ बताया, उत्तराखंड में। गोसाई माथा मैंने आपको हाँ नेपाल में बताया था। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन से हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम, यानी कि हमको क्या करना है, ईस्ट से वेस्ट जाना है। तो ध्यान रखिएगा ईस्ट की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सी आएगी, अगर देखें तो नामचा बरवा आएगी। तो यानी कि ए और सी तो नहीं होगा। आप बात समझ पा रहे हैं। तो नामचा बरवा होगा, उसके बाद में कौन सी होगी, कंचनजंगा होगी। फिर याद करिए, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो कंचनजंगा जो है मध्य हिमालय, वो क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय का जो है, तो उसमें क्या है कि उसके बाद आएगी माउंट एवरेस्ट आएगी। अगर मैम हम क्या कर रहे हैं, हम पूर्व से पश्चिम की ओर लगा रहे हैं, तो ध्यान रखिए उसके बाद में नंदा देवी आ जाएगी। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं। देखिए गुरुला मानथाना भी नहीं है, नामचा बरवा भी नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार पीछे से पूछा कि इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी। उसके बाद में अगर हम बात करें, उसे आयोग ने शायद गुरुला मंथाना नहीं माना था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा उसका। हाँ और ये यहीं पे देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा आप चारों ऑप्शन देखिए। यहाँ पे नंगा पर्वत दिख रहा है, ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाई कश्मीर में, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। उसके बाद में मैं बात करूँ तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अगर आप इन ऑप्शन में देखेंगे तो K2 है, लेकिन K2 में मैंने आपको क्या बताया था, तो K2 जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाई कश्मीर में, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करूँ तो कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है, मैंने आपको बताया था कहाँ पे, तिब्बत में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसके क्वेश्चन इसलिए दिखाता हूँ कि आपको एक समझ विकसित हो, आपको ये समझ में आए कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में मैं बात करूँ, उसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं। देखिए ये पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इस पे। तो देखिए नागालैंड तो होगी, नागालैंड तो होगी, मणिपुर भी होगा, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं होगी। त्रिपुरा कहाँ है, बांग्लादेश के आसपास में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए वही सारा क्वेश्चन की इनका क्रम लगाना है। तो मैंने आपको क्या बताया इनके क्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर क्या होती है, पीर पंजाल, सबसे काकोरम, सबसे ऊपर काकोरम होगी। उसके बाद में लद्दाख श्रेणी होगी, सबसे ऊपर कौन सी होगी, काकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर। तो आप समझ पा रहे होंगे, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय, बिल्कुल सही। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र भी पाए जाते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म ही नहीं, जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है तेथी सागर बना, ऊपर से नदी आई, तो उसके साथ में बहुत सारे क्या बोलते हैं सिल्ट आई होगी, और सॉरी और उसमें जो जीवाश्म होंगे वो भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, लघु हिमालय को परतदार चट्टानों से समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म प्राप्त, बिल्कुल प्राप्त होंगे, तो दूसरा हो जाएगा सही। वाय हिमालय, शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता के अवशेष बिल्कुल मिलते हैं, तो इसका 2 और 3 सही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये देखिए कश्मीर घाटी कहाँ पे है, तो ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच में, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये यूपी PCS 2021 में पूछा गया था कि तीस्ता रिवर वाज द अर्लियर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, नाउ इट्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। उसके बाद पूछा गया था रिवर कैप्चरिंग इज द मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। तो अब भी सी बात है कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे अभी नवीनतम है, वहाँ की नदियाँ कैसी हैं, 12 मासी हैं, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। बट अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो अगर आपको हिमालय का एक हॉलिस्टिक नॉलेज है, आपको अगर समझ विकसित है आपके हिमालय को लेकर के, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर लगा सकते थे। इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। वहीं पे अगर इसमें पर्टिकुलर लेक्चर में बात करूं तो पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो गंगा की इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जो गंगा की इंपॉर्टेंट रिवर हम उनको देख लेते हैं, जिन पे की क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं तो अगर मैं गंगा के इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में बात करूं तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पिछला लेक्चर, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो क्या बोलते हैं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, जो सिंधु नदी है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। ये क्या है, तिब्बत है, तिब्बत है। तिब्बत के नीचे क्या है, मानसरोवर है। क्या है ये, मानसरोवर है। ये क्या है, मानसरोवर है, मानसरोवर। और यहाँ पे क्या है, बोखरचू, बोखरचू।
तो जो सिंधु नदी वो कहाँ से निकलती है? बोखरचू से निकलती है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से निकलती है? बोखरचू से निकलती है। और ये इधर क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से होते हुए सीधे इधर जाके ये पाकिस्तान में गिरती है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे ध्यान रखिएगा, इधर से इसकी एक, अगर राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो गिलगिट एक इसकी सहायक नदी है, श्योक इसकी एक सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा जो श्योक नदी है वो भारत में पूरी तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है, श्योक नदी है वो भारत में पूरी तरीके से, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मानसरोवर के इधर साइड में क्या है? राकस है। क्या है? राकस है। तो राकस में क्या है कि राकस से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। और सतलज नदी इधर होते हुए भारत के सबसे, अगर दक्षिणम देखें, अगर जो क्या बोलते हैं हिमालय की नदियों में देखिए सबसे दक्षिणम होते हुए ये क्या पाकिस्तान में जाती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो सतलज नदी है वो अगर नॉर्थ से साउथ की ओर देखेंगे, अगर उत्तर भारत की नदियों की बात करेंगे, जो सिंधु नदी तंत्र उसकी बात करेंगे, तो ये इकलौती नदी जो सीधे सिंधु में मिलती है। ये एक ऐसी इकलौती नदी है जो सीधे सिंधु में मिलती है। सिविल सेवा परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करें तो इसी की जो सहायक नदी है वो ब्यास है, ब्यास है, बात समझ पा रहे हैं, जो सतलज की है। और ये ब्यास भी कहाँ से निकलती है? ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में जो झेलम नदी है, झेलम नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है आपकी जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग एक जगह है वहाँ पे, शेषनाग झील से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा चेनाब, चेनाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पहले ही हो गई सिंधु, फिर मैंने आपको बता दिया ये सतलज के बारे में बताया, फिर चेनाब बताया, उसके बाद में अगर मैं बात उसके झेलम बताया, झेलम, उसके बाद में चेनाब, और उसके बाद में राबी। तो राबी भी कहाँ राबी भी है कहाँ? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसको अगर हम पीडीएफ से समझने की कोशिश करें तो मैं उसको आपको एक पीडीएफ में दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे मैंने ये भी आपको बताया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय को क्या अलग करता है? इंदस, सांगपो, सुचर, जोम। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बृहद हिमालय, अलग हिमालय को एमसीटी यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसके बाद में लघु हिमालय और शिवालिक को मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं उसको आपको मैप से दिखाने की कोशिश करूं, देखिए अगर मैंने आपको क्या बताया, सिंधु कहाँ से निकलती है? बोखरचू से निकलती है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कहाँ अपना जल गिराती है? पाकिस्तान में गिराती है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत में दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है, दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बात आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद में इसकी दाईं ओर की अगर सहायक नदियों की बात करें तो गिलगिट और श्योक मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, श्योक भारत में पूरी तरीके से। उसके बाद में चिल्लास के निकट जो है ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहाँ? चिल्लास के निकट ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की बात करें तो ये 2880 किलोमीटर लंबी है और भारत में इसका 1114 किलोमीटर इसका वो है लंबाई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम बात करें तो झेलम नदी की बात करें तो झेलम कहाँ से निकलती है? झेलम निकलती है सिंधु की सहायक नदी है, वेरीनाग कश्मीर के दक्षिण पूर्व से शेषनाग झील से निकलती है, ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद में अगर हम चेनाब की बात करें, चिनाब या चेनाब, तो ध्यान रखिएगा ये चंद्रभागा, दो सरिताएं हैं उनके मिलने से बनी, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। और इसी में ध्यान रखिएगा कि अगर चेनाब नदी की हम बात करें तो इस पे देखिए इसकी जो जल विद्युत परियोजना है और बहुउद्देशीय परियोजना है उसको हम अलग से कवर करेंगे, बट अभी ध्यान रखिएगा कि इस पे बगलिहार सलाल परियोजना है, बगलिहाल, सरार और दुलहस्ती, ये तीनों इस पे इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जिसपे क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं बात करूँ राबी, तो राबी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों से, रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, याद करिए कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, जो दो इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में मैंने बताया था आपको, मैंने मानाला और नीतिला बताया था आपको, कहाँ? उत्तराखंड में। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नाथुला और जेल्पा कहाँ है? वो सिक्किम में है, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर। देखिए उस पर हम अलग से बात कर लेंगे, बट अभी आपको समझाने के रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्यास कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से, ब्यास कुंड से निकलती है। और ध्यान रखिएगा जो ब्यास नदी है, इसके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ब्यास नदी है वो इकलौती ऐसी नदी है जो जिसका प्रवाह केवल भारत में है,
जिसका प्रवाह केवल भारत में। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप ये मैप देखिए, इस मैप में क्या है कि जो झेलम में चेनाब और रावी मिल जाती हैं, झेलम में चेनाब और रावी मिल जाती हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये जो क्या बोलते हैं सिंधु नदी है, ये लद्दाख श्रेणी को काट के बुंजी नामक जगह पे एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये गार्ज क्या होता है। देखिए गार्ज क्या होता है कि आपने जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में आपने नदियों के कार्य पढ़े होंगे। किनके कार्य पढ़े होंगे? नदियों के कार्य पढ़े होंगे। जैसे नदियों में होता ना कि नदियों में क्या बोलते हैं अपर्दन और निक्षेपण से जो स्थलाकृतियां बनती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं नदियों के अपर्दन की बात करूं तो गार्ज जो होता है अपर्दन से बनता है। किससे बनता है? अपर्दन से बनता है। मतलब क्या होता है कि इसमें जो घाटियां होती हैं, जैसे मान लीजिए जो वी आकार की घाटी है, ध्यान रखिएगा कि उनके बीच में इनका जल बहता है। जो ये घाटियां होती, जो इनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही क्या बोलते हैं कठोर होती है। आप बात समझ पा रहे हैं? तो गार्ज क्या होता है कि इन दोनों के बीच में ये बहता है तो उसको हम गार्ज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, ये नदी के अपर्दन का कार्य है। जैसे आप लोगों ने जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें ये चीज पढ़ी होगी, वही मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। और वहीं पे बात करूं कि जब ये वी आकार की घाटी आई आकार की घाटी बन जाती है तो उसको कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आप ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गार्ज जो होता है या अभी तक जैसे जो अपर्दन से निक्षेपण, जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे एक चीज़ आप यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि जैसे जो हिमालय है, हिमालय में हिमनत, तो हिमनत के भी कार्य होते हैं। जैसे हिमनत का अगर हम क्या बोलते हैं अपर्दन या प्लकिंग का जो कार्य होगा उससे कैसी घाटियां बनती हैं? उससे यू आकार की घाटियां बनती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार सिविल सेवा परीक्षा में इस तरीके के एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था कि आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको किस तरीके के मार्ग मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा अगर आपको होलिस्टिक नॉलेज है तो आप चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो इसी क्रम में बात करूं तो मैंने आपको सिंधु नदी बता दी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोखरचू से निकलती है, दमचोक के बाद भारत में प्रवेश करती है। श्योक, गिलगित इसके राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद में आपको बात करूं झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज। सतलज सबसे दक्षिण में। और ध्यान रखिएगा सतलज एक ऐसी नदी जो सीधे सिंधु में मिलती है। सिविल सेवा परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा जो सतलज नदी है वो 1450 किलोमीटर लंबी है और भारत में 1050 किलोमीटर कच का वो किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम इसके आगे बात करें तो मैंने आपको चिनाब में बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजना बता दी। इसके बाद में ब्यास, रोहतांग, ये भी मैंने आपको। और ब्यास के एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ब्यास नदी है वो क्या है, केवल भारत में है। ध्यान रखिएगा, केवल भारत में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इस पे जो इंपॉर्टेंट, मान लीजिए सतलज पे भागड़ा नांगल जो बांध है उस पे हम जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं डिस्कस करेंगे तो हम उस पे बात करेंगे। गोविंद सागर बांध, भागड़ा या चमेरा बांध जो है उस पे, रावी नदी पे, उस पे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि अभी आपको एक जो चीज़ें समझाने के क्रम में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, हालांकि इसको बाद में हम पूरा इलेबरेट करेंगे तब भी आपको एक आइडिया हो कि गंगा कहाँ से निकलती है। गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री में भागीरथी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए ध्यान रखिएगा कि जो केदारनाथ है, केदारनाथ से ध्यान रखिएगा मंदाकिनी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी निकलती है। उसके बाद में बात करूं बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है? अलकनंदा निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा निकलती है, ध्यान रखिएगा। केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कर्णप्रयाग है तो अगर ये नीतिला दर्रा, मैंने आपको बताया था मानाला नीतिला, ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में दर रही है, मैं आपके बारे में बता चुका हूँ इसके बारे में। तो यहाँ से धौली गंगा निकलती है, ध्यान रखिएगा। उसी के बाद में अगर बात करें हम कि जो क्या बोलते हैं कि जो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा नदी मिलती है। कौन सी मिलती है? पिंडार और अलकनंदा, इधर से आती है पिंडार और ये अलकनंदा, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम बात करें केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग में ध्यान रखिए मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। ऐसे आप याद कर लीजिए कि R बराबर M प्लस A, M है जो भी आप याद, जैसे भी आपको मतलब चीज़ें समझ में आए, जो आपका अपना तरीका हो। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा। तो मैंने इसके लिए इस तरीके से बना रखा था कि डी जो है डी बराबर है क्या बोलते हैं BA मतलब भागीरथी प्लस अलकनंदा, और आर जो है आर बराबर, यानी आर का मतलब रुद्रप्रयाग, तो आर बराबर M प्लस A मतलब रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी? मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। देवप्रयाग में बात करें तो भागीरथी अलकनंदा। ये अब मेरा तरीका है, आप भी अपने किसी भी, देखिए आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। देखिए क्या चीज़ें रटी नहीं जाती हैं, आप बात समझिए। ज्योग्राफी में जितनी आप अच्छी मैपिंग कर लेंगे,
जितनी जल्दी चीज़ों को आप लिंक कर लेंगे उतना अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको बस समझ के चीज़ों को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। सीधी सी बात है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है। तरीका आपका देखिए कोई भी हो सकता है, मैं इस तरीके से याद करता हूँ, हो सकता है आपका तरीका दूसरा, वो मैटर नहीं करता है। देखिए मैटर सबसे ज़्यादा क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में हैं उनको आपको अच्छे से टैकल करना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। उसी पे देखिए कुछ बात करूं तो ध्यान रखिए, इसके बाद में जो ये हरिद्वार के बाद गंगा बनती है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पद्मा कहाँ पे, जमुना कहाँ पे, इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ है। बट अभी आपको जो थोड़ा सा एक गंगा नदी का जो सिस्टम है उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट जो जनजाति से पहले आप ये इसका मैप देख लीजिए जो मैंने आपको अभी बताया। तो वो देखिए कहाँ, ये जो मैप देखिए, ये सिंधु नदी है। ध्यान रखिए सिंधु नदी कहाँ से निकल, यहाँ से बोखरचू से निकलते सीधे पंजाब में वो पाकिस्तान में जाती है। उसके बाद में झेलम है, चिनाब है, राबी है, और देखिए सतलज जो है सीधे कहाँ मिल रही है, सीधे सिंधु नदी में मिल रही है। इस पर सिविल सेवा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में ये जो झेलम है कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है, शीशनाग झील से। इसके बाद में ये चेनाब, उसके बाद में राबी और ये ब्यास। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, और ब्यास पूरी तरीके से भारत में, और जो श्योक है वो भी भारत में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए कुछ जो जनजातियां इंपॉर्टेंट हैं उन पे भी देखिए क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस आपको एक मैप बना के समझाने की कोशिश करी। जैसे हिमाचल प्रदेश में गद्दी है, ये बार बार पूछी गई है। खस है, ध्यान रखिएगा हिमाचल उत्तराखंड में खस और गद्दी ये बार बार, और थारू, इनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये पीसीएस 2020 की बात करेंगे तो उसमें ये पूछा गया था। पीसीएस 2020 की बात करेंगे तो उसमें ये पूछा गया था, गद्दी, भरमौर और खस और थारू, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर सिक्किम की बात करें तो उसमें लेपचा, भूटिया, लिंबू, लेपचा, भूटिया और लिंबू ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। वही है अगर हम अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो आपातानी, आपातानी। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नागालैंड की ध्यान रखिएगा अंगामी और कोन्याक, देखिए इस पे क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस 2020 में। मैं अभी जब आपको पेपर दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे उसमें ये अंगामी पूछा गया था, कोन्याक भी पूछा गया है। त्रिपुरा में ध्यान रखिएगा हलाम और नोटिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इसी पे पर्टिकुलरली राजस्थान में बात करें तो सहरिया जनजाति, देखिए सहरिया जनजाति अभी चर्चा में भी है। आपको पता है ना कि अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी, वहाँ पे जो माल न्यूट्रिशन काफ़ी समस्या, कहाँ पे, सहरिया जनजाति राजस्थान, सहरिया जनजाति राजस्थान में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही देखिए तमिलनाडु में टोडा ही मैं आपको बताता ही अलग से, बट अभी यहाँ पे एक होलिस्टिक चीज़ें आ गई तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में अंडमान में हमने बताई थी ओंजो जारवा, इस पर हम बात कर ही चुके हैं। उड़ीसा में बोंडो है, ये ध्यान रखिएगा, बोंडा है वो इंपॉर्टेंट है। झारखंड में बिरहोर है, झारखंड में कौन सी है, बिरहोर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करें आंध्र प्रदेश में लवांडा है, और केरल में चेंचू है, केरल में कौन, चेंचू है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तमरिया जो है ये क्या बोलते हैं, ये आपके आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां थी, उनको भी मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करी। वैसे ही मैं बात करूँ तो सिक्किम में भूटिया, लेपचा और उसके तारो खासी जयंती तो आप जानते हैं। बोडो जनजाति के बारे में जानते हो असम और मेघालय में। उसके बाद में मैंने आपको आज नागालैंड में कोन्याक और अंगामी बताया, त्रिपुरा में हलाम और नोटिया बताया। तो ये चीज़ें ध्यान, झारखंड में ध्यान रखिएगा बिरहोर है, सरहुल है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। सहरिया राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में बात करें तो गद्दी, खस और थारू ये इंपॉर्टेंट है। थारू और खस हिमाचल उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आज के पर्टिकुलर लेक्चर की बात करूँ तो मैंने हिमालय को जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उनके बारे में बताया, सिंधु के बारे में बताया, सतलज के बारे में बताया, ब्यास के बारे में बताया, चेनाब के बारे में बताया, झेलम के बारे में बताया। उसके बाद में गंगा नदी तंत्र का थोड़ा सा मैंने आपको एक वो नॉलेज देने की कोशिश करी, कौन सी चीज़ कहाँ से निकलती है। मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया कि केदारनाथ से कौन सी निकलती है, मंदाकिनी निकलती है। बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है, अलकनंदा निकलती है। देवप्रयाग में मैंने आपको बताया था ना, क्रम याद बना लीजिए कि बी प्लस ए भागीरथी प्लस अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में मैंने आपको क्या बताया, एम प्लस ए, तो यानी कि मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। कर्णप्रयाग में पी प्लस ए, पिंडार प्लस अलकनंदा। तो ये अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आते हैं, आप बात समझ पा रहे हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको समाप्त की। इसके बाद के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो इसके गंगा नदी तंत्र है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, साथ में इसके साथ ही में जो मान लीजिए जो चेनाब, झेलम पे जो मान लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, उन पे बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।